नमस्कार साथियों और नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी द्वारा निर्मित न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं और इसके बेसिक में क्या क्या है वो सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के अंदर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है लाइंस, पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। इतनी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। चूंकि जियोमेट्री के अंदर दो प्रकार के शेप के बारे में बताया जाता है, दो प्रकार के शेप को पढ़ा जाता है। एक शेप होता है आपका 2D, एक शेप होता है आपका 3D। तो 2D और 3D के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। तो यहां से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले हम 2D और 3D शेप के बारे में जान लेते हैं। इनका बेसिक क्या है या समझ लेते हैं, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है वह जान लेते हैं। आप यहां पर कुछ चित्र देख पा रहे हैं, इनमें से कुछ चित्र आपके 2D है, कुछ 3D है। तो यहां पर 2D शेप, यहां पर आपका 3D शेप। अगर हम 2D शेप की बात करें तो D से यहां पर अर्थ होता है डायमेंशन। D का मतलब यहां पर डायमेंशन है, यहां पर भी D का अर्थ होता है डायमेंशन। डायमेंशन से अर्थ होता है कि दिशाएं। हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की दिशाएं हैं। ये आकृतियां आपकी दो दिशाओं में मेजर की जाती है, ये आकृतियां आपकी तीन दिशाओं में मेजर की जाती है। यहाँ 2D के लिए देखें हम तो लेंथ एंड विड्थ। 2D के जो शेप होते हैं उनके अंदर एक तो लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। और 3D शेप के अंदर एक तो लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, और आप कह सकते हैं कि हाइट या फिर डेप्थ भी हो सकती है या होती ही है। इसके बाद मोटे तौर पर आप समझें तो 2D जो शेप होते हैं उनका एरिया निकलता है। एरिया से अर्थ है कि आप मान लीजिए इस प्रकार से कोई आपको शेप दिया गया और कहा जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस शेप की पहचान करेंगे। यह आपका जो शेप है यह है स्क्वायर, और स्क्वायर की आपकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। देन आप इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपने क्यों किया, ए स्क्वायर आपने इसलिए किया, इसके अंदर आपका एक ए तो लेंथ है, एक ए इसकी विड्थ है, इसलिए यह जो है ए स्क्वायर बनता है। यदि मान लीजिए आप इस प्रकार के शेप की बात करें तो यह है आपका रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की यह है लेंथ और यह है विड्थ। आप इसका एरिया निकालेंगे तो यहां पर आप एल गुणित बी करेंगे, ठीक है। एल गुणित बी से आपको इसका एरिया निकलेगा। इसका अर्थ है कि आपने इस शेप के अंदर एक लेंथ और एक विड्थ, दो डायमेंशन का यूज किया है। तो दो डायमेंशन जिनके अंदर यूज किया जाता है उन्हें हम 2D शेप के अंतर्गत रखते हैं और उनका एरिया भी निकलता है। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हैं, इसका भी आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन 3D शेप के अंदर ऐसा नहीं होता है। एरिया के साथ में इनका अपना वॉल्यूम भी होता है। यह एकदम आपके लिए नया शब्द हो सकता है कि वॉल्यूम क्या होता है। तो यहां पर आपको एक ग्लास दिया गया है। सीधे शब्दों में मैं कहूं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिन भी वस्तुओं के अंदर स्थान होता है, स्पेस होती है, जगह होती है, वे सारी वस्तुएं वॉल्यूम रखती है। यानी कि इस ग्लास के अंदर आप पानी डालेंगे, पानी आ जाएगा। तो इसके अंदर स्थान है, यह स्थान घेरती है, यह अलग बात है, लेकिन इसके इंटरनल रूप से जगह बनी हुई है। इसमें आप कुछ रख सकते हैं। तो जिन भी चीजों के अंदर आप कुछ रख सकते हैं, जिनके अंदर जगह होती है, वे सारी वस्तुएं वॉल्यूम रखती है, उनका वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक तो लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट या डेप्थ की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये आपका यहां पर बना हुआ है क्यूब। तो क्यूब यदि देखें तो इसके वॉल्यूम को यदि आप निकालें, एक तरह से ये आपकी आकृति है, आप आकृति में क्यूब देखते हैं। लेकिन आपके घरों में जैसे अलमारी है, आपके बिस्तर की पेटी है, ठीक है, कई सारे सामान आपको इस आकार के मिल जाएंगे। वे सारे सामान
स्पेस रखते हैं, उनके अंदर कुछ जगह होती है। जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक तो यहां पर इस प्रकार से लेंथ दिखाई देगी, आप इसे मान लीजिए विड्थ, ठीक है, और इसके बाद एक हाइट या डेप्थ आपको अलग से दिखाई देगी, तो हम इसे कह सकते हैं हाइट। तो यहां पर आपको 3 डायमेंशन उपयोग की जाएगी वॉल्यूम के लिए। देन आप कह सकते हैं कि 3D शेप के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इसका मोटा डिफरेंस है कि यह आपके जो 2D शेप होते हैं इनके अंदर एक अक्ष आपका x होता है और एक एक्सिस y होता है। यानी कि आप एक्सिस को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये आपका एक एक्सिस है और ये आपका एक एक्सिस है। ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का उपयोग करते हैं। तो यहां पर 2D शेप के लिए 2 एक्सिस का यूज किया जाता है, लेकिन 3D केस के अंदर हम 3 एक्सिस का उपयोग करते हैं। तो एक एक्सिस और कहां से आ जाएगा, एक एक्सिस आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा। यह आपका y है, यह आपका x है। देन डेप्थ में या फिर हाइट में आप तीसरे एक्सिस को देखेंगे और यह एक्सिस आपका कहलाता है z एक्सिस। तो हम कह सकते हैं 3D शेप के अंदर x, y और z 3 एक्सिस होते हैं, और 2D शेप के अंदर 2 डायमेंशन होती है, 2 दिशाएं होती है। वैसे दिशाएं आपकी 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन आप 3D केस की बात करें तो 3D के अंदर आप इसमें से कोई 3 डायमेंशन ही यूज करते हैं, चौथी डायमेंशन इनके अंदर उपयोग नहीं होती है। यदि मैं इस शेप को इस डायमेंशन के ऊपर रखूं तो इस प्रकार से आपकी डायमेंशन आएगी। एक डायमेंशन इस तरफ है, एक डायमेंशन इस तरफ है, एक डायमेंशन इस तरफ है, चौथी डायमेंशन आपको नहीं दिखाई देगी। तो जहां भी आपको इस प्रकार का केस देखने को मिले और जिन भी आपके आकृतियों में या फिर चीजों के अंदर वॉल्यूम निकलता हो, वे सभी आपकी 3D शेप वाली चीजें होती है। ये आपका 2D है। 2D क्यों है ये? इसको पेपर पर आप काट कर बना सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप एक पेज लीजिए, उस पेज के ऊपर इस प्रकार की गोल आकृति बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार का गोल बनाकर कैंची से यहां से काटना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको गोल काटते जाएंगे तो यह शेप आपको मिल जाएगा। आपसे कहा जाए कि इस प्रकार का स्क्वायर आप बनाइए पेज के ऊपर, आप आसानी से बना देंगे और काट कर भी कैंची से आपके शिक्षक के सामने रख देंगे। आपसे कहा जाए कि इस प्रकार का ट्रायंगल बनाइए, तो यह भी आपका 2D शेप है, आप इसको पेपर के ऊपर काट कर बना सकते हैं, इसे भी पेपर पर काट कर बना सकते हैं। लेकिन इस शेप को आप पेपर के ऊपर पेंसिल या पेन से बना तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जगह कहां से लाओगे? तो जगह बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको आकार देना होगा। आपके घरों में कुछ चीजें पैकिंग होकर आती है, तो जो बॉक्स वहां पर आता है आप इसे ऐसा समझ लीजिए, जो बॉक्स आता है वह बॉक्स इस शेप का होता है। तो उसके अंदर एक तो होती है लेंथ, एक होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ या फिर हाइट। तो इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैप्टर से संबंधित देखने को मिलेगी, जिसके अंदर लाइंस, पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट और एंगल। तो चलिए इन सबको भी हम इसी वीडियो के अंदर समझते हैं। आपकी बुक के पैराग्राफ नंबर 2.1 के ऊपर पॉइंट दिया गया है। तो यहां पर पॉइंट की इस प्रकार से डेफिनेशन बनती है, पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज एंड इज लेबल्ड विथ कैपिटल लेटर्स। तो पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, लेंथ से अर्थ है कि इसकी लंबाई नहीं होती है, ना ही इसकी कोई हाइट होती है, ना ही इसका कोई शेप होता है कि पर्टिकुलर किसी नाम से इसे जाना जाए। ठीक है, पॉइंट पॉइंट ही होता है। और साइज, इसका कोई साइज भी नहीं होता है। साइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लेंथ नहीं होगी, इसकी विड्थ नहीं होगी, इसकी हाइट नहीं होगी। तो जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती है उनका साइज भी नहीं होता है। एंड इज लेबल्ड विथ कैपिटल लेटर्स। अगर आपको पॉइंट को बताना होता है तो आप कैपिटल लेटरों का यहां पर यूज करते हैं। जैसे कि यह पॉइंट ए है,
यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है। अब पॉइंट को बनाया कैसे जाता है, प्रॉपर तरीका क्या है पॉइंट बनाने का। आपके पास आपका पेन है, आपने पेन लिया, इस प्रकार से आपकी कॉपी पर रख देंगे। यदि आप इसका आकार, साइज, इस पॉइंट का साइज जितना कम से कम रखेंगे, जितना स्मॉल से स्मॉल होगा, वह उतना ही बेहतर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से बिंदी नहीं बनानी है, यह पॉइंट का स्वरूप नहीं होता है। तो पॉइंट जितना स्मॉल से स्मॉल होगा उतना ही बेहतर वह पॉइंट कहलाएगा। यदि आप इस पेंसिल की नोक को बहुत ही बारीक करते हुए, शार्प करते हुए अपनी कॉपी पर रखते हैं तो वह आपका पॉइंट कहलाएगा। या फिर आप अपने प्रकार की इस वाले भाग को भी इस प्रकार से यदि पेपर के ऊपर रखेंगे तो वह भी पॉइंट टाइप से वहां पर आ जाएगा, और इसके अंदर जो पेंसिल यूज करते हैं वह भी आपको पॉइंट बनाकर दे देगी। चलिए, इसके बाद सेकंड है आपका पैराग्राफ 2.2 लाइन सेगमेंट। आपको बड़े ही ध्यान से जियोमेट्री के इन बेसिक्स को समझना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का कोई भाग होता है लाइन सेगमेंट। इस प्रकार से यह होती है आपकी लाइन। यह क्या है, एक लाइन, इसके ऊपर यहां पर हमने दो पॉइंट लिए, इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है वह कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। तो यह एक प्रकार की क्या है, लाइन है, और इस लाइन का ही एक पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टी यहां पर, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं और दो ही स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। यहां पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में यह ए है और यह बी है। ए इस तरफ से जाना स्टार्ट करता है और बी इस तरफ से जाना स्टार्ट कर रहा है। तो हम ए के लिए कह सकते हैं कि यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट बी का यह एंडिंग पॉइंट है, और ए के लिए यहां पर एंडिंग पॉइंट है और यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट की अपनी अपनी पोजीशन बदल सकती है। इसके अंदर यह आप नहीं कह सकते कि यहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट होते हैं और दोनों ही पॉइंट को हम एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं और दोनों ही पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, ए लाइन सेगमेंट इज ए मेजरेबल पोर्शन ऑफ ए लाइन। इस लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, या 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, या आपका 55 मीटर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो है वह मेजरेबल पोर्शन होता है लाइन का। चलिए, इसके बाद ए लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। आप लाइन सेगमेंट को या तो ए बी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यदि आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसा लिखते हैं, ए बी। ठीक है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी इच्छा है कि हम इसे ऐसा लिखें, बी ए लिखें, तो आप बी ए भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर इस प्रकार से आपको यहां पर एक लाइन बनाना होती है, तब जाकर आप प्रॉपर रूप से उसे पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं कि दोनों ही पॉइंट को हम एंड पॉइंट कह सकते हैं, या तो ए को कहें या फिर बी को कहें। चलिए, इसके बाद यहां पर आपको दो चित्र भी दिए गए हैं। आपकी बुक में कुछ इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है, कुछ इस प्रकार का भी चित्र बना हुआ है। यहां पर कहा जा रहा है आपसे, इसके साथ में जो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वह कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आप इसको यहां पर लाइन सेगमेंट के रूप में समझ सकते हैं कि
ए से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की शॉर्ट डिस्टेंस क्या है, सबसे कम दूरी क्या है। तो यदि आप इस रास्ते का चयन करते हैं, ठीक है, आपको बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए ए पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट पर जाने के लिए, तो आप एक रास्ता तो यह वाला लेते हैं। एक रास्ता आप यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आप यहां पर आ सकते हैं, यह आपका दूसरा रास्ता हो गया, यह आपका पहला रास्ता है, यह आपका दूसरा रास्ता है, और आपका एक रास्ता यहां से होकर यहां भी आ सकता है, यह आपका तीसरा रास्ता है। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए कि तीनों रास्तों में सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, तीसरे रास्ते की, पहले की, या फिर दूसरे की। तो हम कह सकते हैं कि आपका रूट नंबर जो 3 है वो सबसे कम डिस्टेंस वाला है। इसका अर्थ है कि यह आपकी लाइन सेगमेंट है। जो लाइन बिल्कुल सीधी चले, कैसी चले, बिल्कुल स्ट्रेट चले, कम से कम डिस्टेंस वाली हो दोनों पॉइंट के बीच में, वह लाइन आपकी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। लाइन सेगमेंट को हमेशा इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, यह अपने दिमाग में जमा लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, यदि आप यहां पर डाउट रखेंगे तो होने वाला है। इसी प्रकार से यहां पर आपके दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट। यदि आपसे कहा जाए कि ए से बी तक की सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, तो ए से बी तक की सबसे कम डिस्टेंस यह वाली होगी। यह रोड भी ज्यादा डिस्टेंस का, यह भी ज्यादा का, और यह भी ज्यादा का। देन हम कह सकते हैं कि यह आपका जो है लाइन सेगमेंट है। चलिए, इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2.3, यहां पर आपकी आती है लाइन। लाइन की जो डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ इस प्रकार की है। लाइन इज एक्सटेंड फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। लाइन जो है दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती है। दो दिशाएं इसकी हो सकती है, एक पॉइंट मान लीजिए ए है, एक पॉइंट आपका बी है, और इसको इस प्रकार से मिलाया हमने ए बी। अब यह लाइन है, यह लाइन इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकती है, तब जाकर हम इसे कहेंगे कि यह लाइन ए है। जैसा कि आपको यहां पर चित्र में दिखाया गया है, ये लाइन का ए पॉइंट है, ये लाइन का बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट से भी लाइन इस तरफ आगे बढ़ रही है, इस ए पॉइंट से भी लाइन इस तरफ आगे बढ़ रही है। तो बोथ डायरेक्शन के अंदर, दोनों डायरेक्शन के अंदर लाइन आगे बढ़ती है। चलिए, इसके बाद सेकंड है आपका लाइन इज डिनोटेड बाय ए लेटर लाइक एल और एम। मतलब यह है कि आप अपनी एबीसीडी के छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से इसे डिनोट कर सकते हैं। यदि आप इसको ए बी ना लिख के आप इस प्रकार से लिखें कि लाइन एल, तो यह भी ठीक होगा। तो इसको यहां पर एल नाम दे दिया जाएगा। आप इसे एम भी कह सकते हैं कि लाइन एम। हम यहां पर ए हटा दें, बी हटा दें और सीधे सीधे यहां पर लिख दें एम, तो भी यह सही होगा। देन हम इसे पढ़ेंगे कि लाइन एम, यह लाइन एम है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा याद रखना, कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है, स्मॉल लेटर का ही यूज करना है इसे डिनोट करते समय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहां पर तीसरा वाला, ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी इज रिटन अस ए बी। यदि आपकी यह लाइन, यदि यह आपका पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, तो आप इस लाइन को क्या लिखेंगे, इस लाइन को इस प्रकार से लिखेंगे ए बी। लिखने का तरीका समझ लीजिए, और इस तरफ आपका एरो और इस तरफ एरो, कुल मिलाकर लाइन का यहां पर सिंबल ही एरो है, दोनों तरफ एरो है। अब आप कहेंगे कि एरो तो यहां पर है, लेकिन आपने पॉइंट के नाम यहां कैसे दे दिए। तो ये लाइन ए और बी दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, इसके बाद आगे बढ़ रही है, दोनों डायरेक्शन में। देन हम लिख सकते हैं ए बी। अब आप इसे ऐसा लिखना चाहें कि सर हम इसे ऐसा लिखना चाहते हैं, बी ए लिखना चाहते हैं, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? तो यस, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बस 2 पॉइंट होते हैं जो दोनों दिशाओं में आगे
बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसके 3 विशेष प्रॉपर्टी होती है और इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए इसके बाद पैरा 2.4 के अंदर दिया गया है रे, जो कि मोस्ट IMPA। वैसे ये सारे बेसिक आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे ही मोस्ट IMPA, लेकिन रे के अंदर थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को होती है। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी को आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, यह भी पोर्शन ऑफ लाइन ही है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन ही है रे। रे क्या है? पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का ही एक भाग है। यहां पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, एक चित्र में यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट है। बी पॉइंट से इस तरफ आगे बढ़ने पर आपको यहां पर ए पॉइंट मिलता है और ए पॉइंट से भी हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो एरो का निशान आ जाता है। एरो का निशान यह बता रहा है कि आप कितना भी आगे यहां से जा सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रे जो है पोर्शन ऑफ लाइन ही है, इस लाइन का एक भाग ही है। चलिए आगे और समझ में आ जाएगी आपको यह बात। नेक्स्ट है ए रे स्टार्ट एट वन पॉइंट, हमेशा ये वाला पॉइंट मोस्ट IMPA है, इसे बड़े ही ध्यान से समझ लेना। रे जो होती है, जिसे हिंदी में आप किरण भी कहते हैं, तो रे हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब आप बताइए कि इस चित्र के अंदर, इस तरफ वाले चित्र के अंदर ये कहां से स्टार्ट हो रही है? तो एरो का निशान तो ये दिखा रहा है कि ये इस तरफ आगे बढ़ रही है लाइन। अब ये यहां तो एंड है, मतलब ये स्टार्ट आपकी बी पॉइंट से हो रही है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो कोई भी रे होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है। नेक्स्ट है आपका यहां पर ए रे गोस ऑन एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अंदर एंडलेसली वह बढ़ती रहती है। तो यहां पर इस तरफ तो उसका एंडिंग पॉइंट है, जिसे हम यहां कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट, इससे पीछे की तरफ वो नहीं जाएगी क्योंकि यहां से वह स्टार्ट हो रही है। अब इससे आगे बढ़ना है उसे, तो इससे आगे वो किधर भी किस तरफ भी जा सकती है, कितनी भी आगे जा सकती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ओनली वन डायरेक्शन होगी। कैसी होगी? ओनली वन डायरेक्शन। जबकि लाइन के केस में हमने देखा था कि वो दोनों डायरेक्शन में बराबर आगे बढ़ सकती है, लेकिन किरण जो है, रे जो है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका यहां पर वी डिनोट द रे बाय AP, तो यहां पर AP लिखा हुआ है, हम इसे हटाकर लिख देते हैं BA, इसे ऐसा समझ लीजिए आप, AP की जगह इसे कर लीजिए BA, ठीक है। तो यहां आपका B स्टार्टिंग पॉइंट है और A से होकर वह जा रही है, तो वी डिनोट द रे बाय BA। ये आप इस केस में, इस चित्र के केस में BA समझ सकते हैं। यदि हम AP का कोई डायग्राम बनाए तो वह इस प्रकार का बन जाएगा। ये आपका यहाँ पर A पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है और इससे ये इस तरफ आगे बढ़ रही है, तब हम इसे कह सकते हैं रे AP। इसे क्या पढ़ सकते हैं? रे AP लिखा हुआ है और इसे रे AP ही पढ़ा जाएगा। अब आपको इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? आपने इस प्रकार का लाइट हाउस देखा होगा, आपके शहर में, मोहल्लों में भी जो लाइट लगी हुई होती है वह भी एक प्रकार का बीम ही होती है लाइट का। तो इस बीम से यहां से लाइट निकल रही है, तो लाइट कुछ इस प्रकार की रे के रूप में यहां से निकल रही है। ये रे यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से? यहां से स्टार्ट हो रही है और इस तरफ आगे बढ़ रही है। इस तरफ कहां तक जा रही है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहां से जो किरणें निकल रही है, जो बीम निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है? रे के रूप में निकल रहा है, रे के जैसा निकल रहा है। इसके बाद आपका जो सूर्य होता है, हमारा जो सन है, उससे जो लाइट हमारे पास आती है वह भी एक प्रकार की रे के रूप में ही आती है। सबसे पहली बात कि वह बिल्कुल सीधी चलती है, रे भी हमेशा सीधी चलती है और इस प्रकार से धरती तक पहुंच जाती है सीधी चलते चलते। बीच में प्रकाश कभी भी कहीं भी नहीं मुड़ता है। तो इस प्रकार से रे निकलती है, लेकिन इसका यह स्टार्टिंग
पॉइंट होता है। तो मेनली बात हमारी यहाँ पर दो ही है कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन में वह आगे बढ़ती है, और जिस डायरेक्शन में वह आगे बढ़ती है उसके बीच में कहीं कोई पॉइंट हो तो उसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो आई होप कि ये आपकी रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों और प्यारे बच्चों, यदि आपने लास्ट चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप उन सभी को वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, इसी प्रकार से मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में जानकारी जरूर दीजिए कि आप दिलीप पाटीदार 23 सर्च करके सर के चैनल पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।